दिल्ली का मेंटल हॉस्पिटल, जिसमें मरीजों के दिमागी बीमारी के इलाज के साथ साथ मरीजों के मनोरोगों का भी इलाज किया जाता था। उसी हॉस्पिटल की एक जानी मानी डॉक्टर शिल्पी अपने केबिन में बैठी हुई अपने किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री देख रही थी। तभी उसे अपने केबिन के बाहर ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। अपने काम में आते हुए व्यवधान को देखकर पल भर के लिए तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन अगले ही पल बाहर से आती हुई आवाज़ों को सुनकर वह थोड़ी शांत हो गई और उठकर कमरे के बाहर निकल गई। डॉक्टर शिल्पी ने देखा 21-22 साल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की बहुत परेशान और डरी सहमी हुई रो रही थी। शायद उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसके गोरे गोरे हाथों में भरी हुई लाल लाल चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, मांग में भरा हुआ सिंदूर और बड़ी बड़ी आँखों में काजल उसे डरी हुई और परेशान हालत में भी एक अलग सा सौंदर्य प्रदान कर रहा था। बरामदे में कुर्सी पर बैठी वह फूट फूट कर रो रही थी। वहीं दूसरी ओर एक अधेड़ महिला खड़ी थी जो गुस्से में लाल पीली होती हुई उसे कोसे जा रही थी। अब बस भी करो माँ, हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और देखो सारे लोग हमारी ओर ही देख रहे हैं। उस खूबसूरत सी लड़की के पास खड़े हुए एक स्मार्ट से लड़के ने उस औरत से कहा। शायद वह लड़का उसका पति था और वह अधेड़ महिला उस लड़के की माँ थी। डॉक्टर शिल्पी पल भर के लिए तो उस लड़की की मासूमियत में खो सी गई, लेकिन फिर अचानक उसने उस लड़के की माँ की चिक चिक सुनकर कठोर स्वर में कहा, क्या हो रहा है? आखिर इतना शोरगुल किस लिए? आप लोग शायद भूल रहे हैं कि यह हॉस्पिटल है। डॉक्टर शिल्पी की बात सुनकर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने संभालते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर, मेरा नाम राज सिंघानिया है। दरअसल मैं अपनी पत्नी को आपसे ही मिलवाने को लाया हूँ। हमारा आज का ही अपॉइंटमेंट है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर शिल्पी का गुस्सा शांत हो गया। वह उस प्यारी सी लड़की की ओर देखे जा रही थी। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। इतना कहकर वह अपने केबिन में आ गई। थोड़ी देर के बाद राज भी अपनी पत्नी और माँ के साथ डॉक्टर शिल्पी की केबिन में आ गया। कहिए क्या परेशानी है? डॉक्टर शिल्पी ने उन तीनों को बड़े गौर से देखते हुए कहा। वह लड़की अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसकी घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। राज ने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा और फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो अब भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शिल्पी शायद उस लड़के की दुविधा समझ रही थी, इसीलिए उसने उसकी माँ शारदा देवी से कहा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। हमें जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलवा लेंगे। तब तक हमें इनसे बात करने दीजिए। शारदा देवी ने एक बार फिर से अपनी बहू को खा जाने वाली नज़रों से देखा और पैर पटकती हुई केबिन के बाहर चली गई। हाँ तो मिस्टर राज सिंघानिया, अब आप मुझे खुलकर बता सकते हैं कि आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर शिल्पी ने उस खूबसूरत और प्यारी सी लड़की पायल के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए कहा। पायल घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। शर्मिंदगी की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी ऐसी दशा देखकर राज ने उसके थरथराते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर, यह मेरी पत्नी पायल है। आज से 7 महीने पहले हमारी शादी हुई है। वैसे तो पायल हर चीज में निपुण है, लेकिन रात होते ही ना जाने क्या हो जाता है। इतना डर जाती है कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। यहाँ तक कि घर में मेरे पिता और छोटे भाई के सामने भी नहीं आती है।
इतना कहकर राज थोड़ा रुक गया। यही बात है या कुछ और भी बात है? प्लीज़ मुझे पूरी बात बताइए। डॉक्टर शिल्पी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ पल के लिए तो राज खामोश रहा, लेकिन फिर उसने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा कि हमारी शादी को 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारे बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं बन पाया है। दरअसल जैसे ही मैं इसके करीब आने की कोशिश करता हूँ तो ये इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। डॉक्टर शिल्पी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। राज की बात सुनकर उसने अपनी नज़रें पायल पर टिका दी। तभी राज ने झिझकते हुए कहा, बात बेडरूम तक थी तो मैंने किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन यह मेरे पापा और भाई को देखकर भी जिस तरह डर जाती है, उसे देखकर हम सब भी परेशान हो गए हैं। मेरी माँ को लगता है कि इसे कोई दिमागी बीमारी है। वह इसे इसके मायके भेज देना चाहती है। डॉक्टर शिल्पी ने राज की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, चलिए मान लिया कि शाम के बाद इसे डर महसूस होता है और उसका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन क्या आपने दिन के वक्त प्यार से इनसे पूछने की कोशिश नहीं की? आखिर इन्हें किस बात का डर है? मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नाकामयाब रहा, क्योंकि जैसे ही मैं पायल के हाथों को भी अपने हाथ में लेता हूँ तो ये इतनी बुरी तरह घबरा जाती है मानो इसे किसी चीज़ का दौरा पड़ जाता हो। डॉक्टर शिल्पी ने देखा कि राज की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। पायल के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अपने आप को बहुत असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही है। उसके मनोभाव को समझते हुए डॉक्टर शिल्पी ने राज से कहा, देखिए मिस्टर राज, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब इस मसले पर मुझे आपकी पत्नी से बात करनी होगी। बेहतर होगा आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। डॉक्टर शिल्पी की बात सुनकर राज बड़े अदब के साथ कुर्सी पीछे करते हुए खड़ा हुआ और केबिन के बाहर चला गया। राज जैसे ही डॉक्टर के केबिन के बाहर आया, उसने देखा कि शारदा देवी बड़ी बेचैनी के साथ बरामदे में चक्कर काट रही है। राज को देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी और जल्दी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो मैंने उन्हें सारी बात बताई है। अब वे पायल से सारी बातें पूछकर उनका इलाज करेगी। राज ने एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी माँ से कहा, देख बेटे, मैं अभी भी कह देती हूँ, यह लड़की पागल है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करने से बेहतर है इसे तलाक दे दे। अरे मैं तो मुकदमा दायर कर दूंगी उसके माँ बाप पर। इन्होंने हमारे माथे पागल लड़की मर दी है। शारदा देवी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, पायल पागल नहीं है माँ, उसके दिलो दिमाग में किसी चीज़ से डर बैठा हुआ है। ये शहर की सबसे मशहूर डॉक्टर है। देखिए अब ये क्या कहती है। अगर इन्होंने उसे पागल करार दे दिया तब देखा जाएगा। राज ने शारदा देवी को तसल्ली देते हुए कहा और वह खुद भी बाहर बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुम इतनी घबराई क्यों हो? मेरी ओर देखो, डॉक्टर शिल्पी ने बड़े प्यार भरे शब्दों में पायल से कहा। पल भर के लिए पायल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़ी खामोशी के साथ डॉक्टर शिल्पी की ओर देखा और फिर घबराकर उसने तुरंत ही अपनी नज़रें झुका ली। तुम्हारी आंखें तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम इस तरह इन्हें आंसुओं में क्यों भरी रखती हो? डॉक्टर शिल्पी ने इधर उधर की बातों से उसे बहलाना शुरू किया ताकि वह उसके साथ खुल सके, उसके साथ बातें कर सके, क्योंकि जब तक वह अपने मन की गांठ नहीं खोलेगी तब तक उसकी इस समस्या का
कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद पायल ने अपनी जबान खोली। उसने टूटते हुए लफ्ज़ों में कहा कि उसे पुरुषों से बहुत डर लगता है। डॉक्टर शिल्पी का अंदाज़ा सही था। जरूर बचपन में या कभी भी इसके साथ कोई गलत हादसा हुआ है, जिसके कारण उसके मन में एक डर सा बैठ गया है। लेकिन तुम्हें पुरुषों से डर क्यों लगता है? क्या बचपन में तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत मारते पीटते थे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, या फिर स्कूल या कॉलेज में किसी ने तुम्हें इतना डराया जिसकी वजह से तुम्हें पुरुषों के प्रति एक डर बैठ गया? डॉक्टर शिल्पी ने पायल के शांत मन में सवाल की एक कंकरी फेंकी। नहीं नहीं, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? डॉक्टर शिल्पी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पायल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस रोते हुए इनकार में सर हिला दिया। डॉक्टर शिल्पी ने उसे क्रोधने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए रोती रही। यह देखकर डॉक्टर शिल्पी समझ गई कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दिन में इसके मन की गांठ नहीं खुलेगी। यही सोचकर उसने उसे चुप हो जाने को कहा। उसने राज को केबिन में बुलाया और पायल को कुछ टेस्ट करवाने को कहा। उसके साथ ही उसने कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी और फिर उसे बाहर ले जाने को कहा। राज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर शिल्पी से पूछा, पायल ने आपसे कुछ कहा? फिलहाल तो पायल ने कुछ भी नहीं कहा है। वैसे भी इसे अपने मन की गांठ खोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैंने 1 सप्ताह के लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और कुछ टेस्ट भी हैं। बेहतर होगा आप इस हॉस्पिटल में ये टेस्ट करवा लें और 7 दिनों के बाद मुझसे वापस मिलें। कुछ वक्त लगेगा, फिलहाल तो इन्हें काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर राज ने एक गहरी सांस ली और फिर पायल का हाथ पकड़ कर उसे उठाते हुए उसे लेकर बाहर चला गया। डॉक्टर शिल्पी बड़ी खामोशी के साथ उसे जाता हुआ देखती रही। ना जाने क्यों पायल को देखकर वह थोड़ी बेचैन हो गई थी। डॉक्टर शिल्पी सचमुच दुखी हो गई थी। उनके पास इस तरह के केस तो अक्सर ही आया करते थे, लेकिन आज पायल की हालत देखकर उन्हें कुछ और भी याद आ गया था। एक गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर शिल्पी ने अपनी पुरानी यादों को झड़कने की कोशिश की और अपने काम में व्यस्त हो गई। दूसरी जगह एक बेहद प्यारी और खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र 10 या 11 साल की रही होगी, वह बेहद घबराई हुई बड़ी तेजी के साथ भागती चली जा रही थी। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। भागते भागते अचानक से उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और ठोकर लगने की वजह से वह सर के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बह निकला था। देखते ही देखते आसपास कई लोग इकट्ठे हो गए। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे यह तो अपनी शर्मा जी की बेटी है, इसे क्या हो गया? इतना कहकर उस आदमी ने उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ निक्की, तो इस तरह कहाँ भागती चली जा रही थी? सर में चोट लगने की वजह से निक्की पर बेहोशी सी छाती जा रही थी। उसने एक बार डूबती हुई नज़रों से सबके चेहरे की ओर देखा और फिर वह बेहोश हो गई। और फिर जब उसकी आंख खुली तो निक्की को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। उसने देखा कि घर में काफ़ी लोग जमा थे। सभी अपनी ओर से तरह तरह की नसीहतें दे रहे थे। उसे होश में आया देख सबने राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद निक्की की माँ ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और वह अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अपनी माँ को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर निक्की डर के मारे थर थर काँपने लगी। अब बता कलमोही, कहाँ मुँह काला कर रही थी?
घोड़ी जैसी हो गई है, लेकिन अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। घर में कामकाज के नाम पर तेरे हाथ टूटते हैं और मटर गश्ती के लिए इधर उधर डोलती रहती है। इतना कहते कहते उसकी माँ ने दनादन उसे कूटना शुरू कर दिया। निक्की जब कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी, उसे हर छोटी छोटी बातों पर इस तरह पीटा जाना बहुत बुरा लगता था। लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ किसी की नहीं सुनती। छोटी छोटी बातों पर गालियाँ देना, ताने देना और मारपीट कर देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बेचारी शिकायत करती तो किससे करती। पिता तो दारू और जुए में व्यस्त रहते थे। गली के नुक्कड़ पर उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। जैसे तैसे घर का गुजारा चल जाता था। उस पर मुसीबत यह थी कि उसके माता पिता बच्चे को भगवान की देन समझकर हर साल एक नए मेहमान को बुलावा दे देते। निक्की के कुल मिलाकर 10 भाई बहन थे और कुछ ही दिनों में शायद 11वां भी आने वाला था। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण निक्की के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी। घर के छोटे बड़े काम संभालना, सभी छोटे भाई बहनों की देखभाल करना और उसमें से यदि थोड़ा सा वक्त मिले तो फिर सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई करना। निक्की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिलता था। उसकी सारी सहेलियां उसकी माँ के हर वक्त गर्भवती रहने के कारण और उसके ढेर सारे भाई बहन होने के कारण उसका मजाक उड़ाया करती थी। दो भाई बहन तो उसके जुड़वा थे। निक्की चुपचाप सर झुकाकर सबके ताने उल्हाने सह लेती थी। इसमें भला उसकी क्या गलती थी? पता नहीं इस युग में भी उसके माता पिता किस मानसिकता के थे कि उन्हें ना तो अपनी खुद की जिंदगी की फिक्र थी और ना ही बच्चों की। आधी रात गए किशन जी जब शराब के नशे में धुत घर लौटते और नशे में अपनी पत्नी का सूखा और बीमार जिस्म टटोलते तो बदले में मिली धुतकार से उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। उन दोनों पति पत्नी को पल भर के लिए भी यह ख्याल नहीं आता था कि एक छोटे से कमरे में इतने सारे बच्चों के बीच इस तरह की हरकतें बड़े होते बच्चों को कैसा लगता होगा। अपने माँ बाप के बीच हो रहे इस हाथापाई और नोच खसोट के बीच निक्की घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती। प्रतिदिन होने वाली इन घटनाओं को देख देख कर निक्की समय से पहले बड़ी हो गई थी। उसे अब एक कमरे में सोते हुए बहुत शर्म आती थी, लेकिन मजबूरी थी। उसका घर एक ही कमरे का था और बाहर एक छोटा सा खुला बरामदा हुआ करता था। उसने पिछली रात ही सोच लिया था कि खेल के मैदान के पास मोहन काका चटाइयाँ बेचा करते हैं, उनसे जाकर एक छोटी सी चटाई मांग लूँगी और घर के बाहर बरामदे में ही सोया करूँगी। इसीलिए आज सुबह सुबह ही निक्की ने अपने सभी भाई बहनों को नहलाया धुलाया और उन्हें रोटी अचार का नाश्ता कराकर स्कूल जाने वाले तीनों चारों भाई बहन को स्कूल छोड़ आई और खुद मोहन काका के पास चटाइयाँ लेने को चली गई। जब वह मैदान में पहुंची तो उसने देखा आज मोहन काका ने अपनी चटाइयों की दुकान नहीं लगाई थी। निराश होकर वह घर लौटने लगी। तभी उसने देखा उसके मोहल्ले के कुछ बड़े भैया क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखते ही मोहल्ले के रोहन भैया ने कहा, क्या बात है, तू यहाँ क्या कर रही है? आज स्कूल नहीं गई क्या? निक्की मन ही मन डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि रोहन भैया घर जाकर माँ से उसकी शिकायत लगा दे। उसने घबराहट में नामे सर हिलाया और बड़ी तेजी के साथ उल्टे पांव वापस लौटने लगी। तभी आगे बढ़कर रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चल कोई बात नहीं, आज तूने छुट्टी ले ली है तो आओ हम सब खेलते हैं। नहीं नहीं रोहन भैया, मैं यहाँ से सीधे स्कूल ही जाऊँगी। मैंने अपना स्कूल का बस्ता भी स्कूल में छोड़ दिया है। मैं तो यहाँ मोहन काका के पास चटाइयाँ देखने आई थी। निक्की ने घबराकर रोहन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने हंसते हुए कहा, देख सीधे सीधे मेरी बात मान ले, वरना अभी जाकर मैं चाची से कह दूंगा कि स्कूल जाने के नाम पर
तू इधर उधर आवारागर्दी करती है, उसके बाद तेरा क्या हाल होगा यह तो तू अच्छी तरह जानती है। उसकी बात सुनकर निक्की बुरी तरह डर गई, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि बिना सच्चाई जाने वह उसकी दुर्गति कर देगी। इसीलिए उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं रोहन भैया, आप माँ से कुछ मत कहना, चलो मैं थोड़ी देर आपके साथ खेल लेती हूँ। इतना कहकर निक्की ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। उसने आंखों ही आंखों में अपने दोस्तों से न जाने क्या इशारा किया। सब के सब खेल छोड़कर मैदान के किनारे बने हुए एक छोटे से झोपड़ी नुमा कमरे में चले गए। रोहन भी निक्की का हाथ पकड़कर उस कमरे में आ गया। निक्की ने देखा सारे लड़के एक किनारे चुपचाप बैठे उन दोनों की ओर देख रहे हैं। रोहन ने निक्की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उन लड़कों के बीच बैठ गया। न जाने क्यों उसका बालमन किसी अनजाने आशंका से काँप रहा था। उसने डरते डरते पूछा, हम कौन सा खेल खेल रहे हैं भैया? चिड़िया उड़ी वाला खेल खेल रहे हैं क्या? हम उससे भी अच्छा और नया खेल खेलेंगे, बस तू देखती जा, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चला आकर मेरी गोद में बैठ जा। रोहन ने निक्की का हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रोहन ने के बाकी दोस्त यह देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर रोहन ने उन सबको डांटा और कहा, इस तरह हंसते क्यों हो? चलो अब हम अपना खेल शुरू करें। रोहन की बात सुनकर सारे लड़के खामोश हो गए और वे उसे गलत जगह से छेड़ने लगे। निक्की को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, इसीलिए वह किसी तरह घबराकर वहां से भाग निकली। इधर रोहन और उसके दोस्त भी घबरा गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह घर जाकर उन सब की शिकायत लगा दे। इसीलिए वे भी अगले ही पल उसके पीछे दौड़ गए। इधर उन लड़कों के डर से निक्की घबराई हुई बेतहाशा अपने घर की ओर भागती जा रही थी, जहां अचानक से एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वह सर के बल गिर गई। सर में चोट लगने और ढेर सारा खून बह जाने की वजह से उस पर बेहोशी छा गई थी। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को घर में पाया। उसने सोचा आते ही माँ से सारी बातें बताऊंगी, लेकिन यहाँ तो उसकी माँ ने उसकी बात सुने बगैर ही उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। अब बैठी बैठी मेरे नाम को रोती रहेगी, यह जाकर बर्तन भी धोएगी। अपनी माँ की इस दहाड़ को सुनकर निक्की सहम गई और किसी तरह उठकर पिछवाड़े रखे हुए झूठे बर्तन के ढेर को साफ करने लगी। गर्भवती होने के कारण वो बैठकर ढेर सारे काम नहीं कर पाती थी। किसी तरह बच्चों के लिए खाना भर बना देती थी। बाकी झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सारे काम निक्की के जिम्मे थे। और इसी जिम्मेदारी और काम के बोझ के तले निक्की का बचपन कब दबकर खत्म हो गया उसे पता भी नहीं चला। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर उसने कोयले का चूल्हा जलाया और उस पर चाय की केतली चढ़ा दी। चाय बन जाने के बाद उसने गिलास में चाय छाना और ले जाकर अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा, ये लो माँ तुम्हारी चाय। बिना मांगे वक्त पर हाथों में चाय का गिलास ला पाकर गीता देवी खुश हो गई। अपनी माँ को खुश देखकर निक्की ने डरते डरते कहा, माँ मुझे तुमसे कुछ बताना था। देख, अगर पैसे चाहिए तो मेरे पास नहीं है, बापू आएगा तो उससे मांग लेना। गीता देवी ने टेढ़ी नज़रों से अपनी बेटी को देखते हुए कहा। बापू का नाम सुनते ही निक्की की आंखों के आगे फिर से रात में होने वाले नोच खसोट के दृश्य तैरने लगे।
वह पल भर के लिए रोहन वाली बात भूल गई और उसे अपनी चटाई की याद आ गई। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं माँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो यह कह रही थी कि मुझे इस कमरे में बहुत घबराहट होती है। अगर तुम कहो तो मैं छोटू को लेकर बाहर बरामदे में सो जाया करूं। गीता देवी ने पल भर के लिए अपनी बेटी को गौर से देखा, फिर कहा, क्यों, तुझे इस खुले आंगन में अकेले सोने में डर नहीं लगेगा? नहीं माँ, डर किस लिए, और फिर तुम लोग तो बगल में रहोगे ही। अगर मुझे डर लगेगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, निक्की ने जल्दी से कहा। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि पल भर में उसकी माँ का विचार बदल जाए। दूसरी ओर गीता देवी ने अपनी बेटी को गौर से देखा तो सोचने लगी, अब ये भी बड़ी हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि वह रोज रात में पति पत्नी के बीच हो रहे जबरन बनाए जाने वाले संबंधों को देख देख कर यह कोई गलत रास्ता ना इख्तियार कर ले। यही सोचकर उसने उसे अपने छोटे भाई बहनों को लेकर बरामदे में सोने की हामी भर दी। अपनी माँ के मुंह से बरामदे में सोने की इजाज़त मिलते ही निक्की ने चैन की सांस ली। उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह झट से कमरे के अंदर गई और पुरानी कपड़े की केथरी और एक चादर को ढूंढकर उसे अच्छी तरह मोड़कर एक किनारे रख दिया ताकि वो रात में उस पर सो सके। आज वह बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने छोटे भाई बहनों को लेकर कमरे के बाहर आंगन में चैन और सुकून की नींद सो सके। इधर राज अपनी पत्नी पायल को लेकर फिर डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए गया। उन दोनों को देखते ही डॉक्टर शिल्पी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना चश्मा उतार कर एक ओर रखा और मीठे शब्दों में कहा, कैसी हो पायल? डॉक्टर की बात सुनकर पायल ने अपने नज़रें नीचे झुकाए झुकाए अपना सर हिला दिया। इस तरह कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहोगी? जीवन चलने का नाम है। इस तरह जिंदगी में होने वाले किसी भी बुरी घटना के कारण सारी जिंदगी अपने आप को सजा देना और घुट घुट कर रहना ठीक बात नहीं है। जरा नज़र उठाकर देखो, खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। बस तुम्हें अपने हाथ आगे बढ़ाने भर की देर है। डॉक्टर शिल्पी ने उसे समझाते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर पायल की आंखों से आंसू बह निकले और वह रो पड़ी। डॉक्टर शिल्पी समझ गई कि धीरे धीरे उसकी बातें अब दिल पर असर कर रही हैं। सही मौका देखकर उसने राज को बाहर जाने का इशारा किया और खुद उठकर पायल के पास आ गई। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो पायल, तुम्हारे दिल में जो भी बात आ रही है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक औरत होने के नाते तुम मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हो। पायल खामोश रही। उसकी खामोशी देखकर डॉक्टर शिल्पी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो, जब तक तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगी तब तक दूसरा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अब नापसंद करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इन्हीं कारणों की वजह से तुम्हें तलाक लेने पर मजबूर कर दें। सोचो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी। इस बार डॉक्टर शिल्पी के शब्द काम कर गए। पायल घबरा गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वापस अपने मायके नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं कर सकती।
आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से तुम्हें हर बाहरी पुरुषों से डर लगता है? डॉक्टर शिल्पी ने बड़े प्यार के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अपने सर पर प्यार भरा स्पर्श पाकर पायल फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर शिल्पी ने उसे जी भर के रो लेने दिया। थोड़ी देर के बाद जब मन शांत हुआ तो उसने डॉक्टर शिल्पी की ओर देखते हुए कहा, अगर आप मेरे मन का डर दूर कर सकती हैं तो मैं आपको सारी बात जरूर बताऊंगी। इतना कहकर उसने एक ठंडी सांस ली और अपनी निगाहें शून्य पर टिका दी और अपने अतीत की घटनाओं में खो सी गई। डॉक्टर शिल्पी ने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दिया और उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगी ताकि वह बाद में उसकी हर छोटी से छोटी बात के पीछे गहराई में जा सके। बाहर बरामदे में बैठा हुआ राज अपनी पत्नी के ठीक हो जाने की आशा में भविष्य के सपने संजो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंदर पायल डॉक्टर शिल्पी को अपने अतीत की बातें बताने जा रही थी। पायल ने अपनी नज़रें झुका ली और एक गहरी सांस लेते हुए कुर्सी के पीछे अपने सर को टिका दिया। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अपने अतीत में कहीं खो गई है। तुम याद करने की कोशिश करो पायल, क्या तुम्हें बचपन से ही पुरुषों से डर लगता है या बड़े होने के बाद तुम डरने लगी हो? डॉक्टर शिल्पी ने अपने शब्दों को बल देते हुए कहा। पायल की आंखें अभी भी बंद थीं। उसकी आवाज़ मानो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। उसने बड़े धीमे शब्दों में अपनी बात कहनी शुरू की। उस दिन जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने देखा कि घर पर कुछ लोग आए हुए हैं। मैं किसी को भी नहीं पहचानती थी, इसीलिए मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। तभी माँ मेरे कमरे में आई और उसने बताया कि ये लोग मेरे नाना जी और मेरे मामा हैं। मैं हैरान रह गई क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था मैंने कभी भी अपने ननिहाल के रिश्तेदारों को नहीं देखा था और ना ही मैं कभी अपने ननिहाल गई थी। बस चिट्ठी के जरिए इन सब से माँ की बात होती थी। लेकिन माँ नाना जी और मामा जी को अचानक से इतने सालों के बाद हमारे घर कैसे आ गए और फिर इतने सालों तक उन्होंने कभी हमसे कोई संबंध क्यों नहीं रखा? मैंने हैरान होते हुए अपनी माँ से पूछा। देख, फिलहाल तो इन बातों को बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बस तू अपनी पैकिंग कर ले। तेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। वह अपने आखिरी समय में हम सबसे मिलना चाहती है। माँ के चेहरे पर छाए हुए दुख और विषाद के भाव और बातों में चिंता की झलक देखकर मुझे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखा न जाने क्यों पापा के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उनके व्यवहार से यह स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें अपने बीवी बच्चों को भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हालात और मजबूरी देखकर वे खामोश थे। और फिर रात की ट्रेन से मैं, माँ, हम दोनों नाना जी के साथ उनके घर के लिए निकल गए। वहाँ जाकर देखा सचमुच नानी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। अपनी बेटी और नवासों को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो बुझे हुए दिए में फिर से तेल पड़ गया हो। माँ भी नानी के गले से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही और फिर 2 दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। मैं किसी को भी नहीं जानती पहचानती थी। मेरे लिए यहाँ के लोग और ये जगह दोनों ही अजनबी थे। नानी की 13वीं में सारे रिश्तेदार आए थे। हम सबको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और वही मुझे उन सब की बातों से पता चला कि मेरी माँ की शादी में किसी बात पर मेरे दादाजी और नाना जी की कहासुनी हो गई थी। दादाजी ने इसे अपना अपमान समझकर अपने बेटे को अपनी सौगंध देते हुए आदेश दिया था कि आज के बाद ना तो तुम यहाँ पैर रखोगे और ना ही कोई संबंध रखोगे।
और इस तरह पापा ने तो अपने पिता का वचन निभा दिया, लेकिन माँ से उनका मायका छूट गया। बस चिट्ठियों के माध्यम से बातें हुआ करती थी। लोगों के बहुत कहे जाने पर पापा नानी की 13वीं में आ तो गए, लेकिन फिर काम खत्म होते ही वे वापस लौट गए। वे तो हमें भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माहौल देखते हुए उन्हें यह उचित नहीं लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने माँ को सख्त हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, और वे खुद वापस लौट गए। जहाँ एक तरफ माँ को नानी की मौत का दुख था, वहीं दूसरी ओर इस बात की भी बहुत खुशी थी कि एक युग के बाद उन्हें अपने मायके में रहने का मौका मिला है। पापा वापस लौट गए और मैं माँ के साथ वहीं रह गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार वापस लौट गए थे। गर्मियों के दिन थे। घर के लगभग सारे लोग छत पर अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मुझे खुली जगह पर नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं नीचे कमरे में ही सो गई। गर्मियों के दिन थे। घर के आंगन में हर श्रृंगार और मोगरा के ढेर सारे फूल पौधे लगे हुए थे। उनकी भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी माँ मेरे कमरे में आई और बोली, अगर तुझे अकेले में डर लगता हो तो मैं यहीं तेरे साथ सो जाऊं। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए। जाइए ऊपर, सभी लोग इकट्ठे होकर गप्पे मार रहे हैं। आप भी बातें कीजिए, मैं ठीक हूँ। मैंने माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती थी माँ जितने भी दिन यहाँ पर है वो अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ जी भर के एंजॉय करे, क्योंकि क्या पता उसके बाद पापा दोबारा फिर कभी आने दे या ना आने दे। यही सोचकर मैंने उन्हें अपने साथ सोने को मना कर दिया। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी खुले में नींद नहीं आती। मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं तेरे कमरे में आकर सो जाऊंगी। दरवाजे में कुंडी मत लगाना। इतना कहकर माँ ऊपर छत पर चली गई और मैं सोने की कोशिश करने लगी। नई जगह होने के कारण मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो हार कर मैंने एक किताब उठाई और पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से कमरे के बाहर एक आहट हुई। मैंने सोचा शायद माँ वापस लौट आई है। यह सोचकर मैंने आंखें बंद किए किए ही करवट बदली और नींद की आगोश में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कमरे में माँ नहीं बल्कि कोई और था, जो मेरे ऊपर झुका हुआ मेरे जिस्म को तो दबोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने मेरे मुंह को बुरी तरह दबा लिया था। मैं बुरी तरह चटपटा रही थी और वो जो भी था उसने हाथ मेरे शरीर पर इधर उधर रेंग रहे थे। कमरे में अंधेरा था। बाहर आंगन में लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन खिड़की पर लगे पर्दे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने महसूस किया वह शख्स अकेला नहीं है, बल्कि कमरे में और भी कोई है। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। उस विपत्ति की घड़ी में मुझे जितने भी भगवान के नाम याद थे, फिर मैंने सबको याद कर लिया। मैं मन ही मन में मना रही थी कि काश माँ छत से उतरकर कमरे में आ जाए, लेकिन पायल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अनजान व्यक्ति की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें नाकाम रहती है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका मुंह इतनी जोर से दबा रखा था कि लाख कोशिश करने के बाद भी वह चीख नहीं सकी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसकी माँ कमरे में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह शख्स जो कोई भी था, उसने उसकी असमत को तार तार कर दिया। जब वो थककर अलग हो गया तो उसका साथी उसके शरीर पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। पायल का तन ही नहीं बल्कि मन भी लहूलुहान हो चुका था। वे दोनों दरिंदे अपने मकसद में कामयाब होकर रात के अंधेरे में खो चुके थे।
थोड़ी देर के बाद कमरे में रोशनी हुई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश की। पायल ने सोचा शायद माँ छत से नीचे आ चुकी है, लेकिन नहीं, यह उसकी गलतफहमी थी। यह तो कोई एक अधेड़ आदमी था जो अपनी कुटिल मुस्कान और आंखों में भेड़िए की चमक लेकर उसे घूरे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से पायल ने अपनी पीड़ा को दबाते हुए उठने की कोशिश की और डरते डरते बोली, कौन हो तुम? अब इतनी भी क्या जल्दी है, जान जाओगी धीरे धीरे मैं कौन हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके जिस्म से बचे कुचे कपड़े उतारकर तार तार करते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ उसके शरीर के साथ खेलता रहा। दर्द के मारे पायल मानो बेहोश सी हुई जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। डूबती हुई आंखों से उसने देखा कि उस अधेड़ आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, 20 साल के बाद ही सही, मैंने अपने अपमान का बदला ले ही लिया। बड़ा घमंड था ना तेरे बाप और दादा को अपनी ऊंची नाक और खानदान पर। ले देख, मैंने उसे तार तार करके रख दिया। और हाँ खबरदार, तूने अगर इस घटना के बारे में बताते हुए हम में से किसी का भी नाम लिया तो याद रखना तेरी माँ का भी यही हश्र होगा जो तेरा किया है। तुम दोनों यहाँ से सही सलामत नहीं जाओगी। हमारी हिम्मत और ताकत का अंदाज़ा तो तुम्हें हो ही गया होगा कि हम तुम्हारे ही घर में इतने लोगों के बीच तुम्हारा ये हाल कर सकते हैं, तो सोच लो तुम्हारी माँ का क्या होगा। इतना कहकर वह अधेड़ आदमी अपने मूंछों पर ताव देता हुआ चला गया। पायल बुरी तरह डर चुकी थी। सचमुच उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये लोग जो भी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ वाले घर में आकर अगर ये लोग इतने बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वे उसकी माँ को भी नुकसान पहुँचा दे। इन्हीं बातों को सोचते हुए कब वह बेहोश हो गई पता भी नहीं चला। तकरीबन घंटे भर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने फिर अपने शरीर के ऊपर वजन महसूस किया। फिर वह करहा उठी, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह इसका विरोध कर सके। कमरे की रोशनी में उसने साफ साफ देखा कि वही अधेड़ आदमी दोबारा उसके साथ कुकर्म कर रहा था। उसे होश में आता हुआ देखकर एक जहरीली मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या करूं, तेरा यह कुंवारा और शानदार हसीन जिस्म देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं दोबारा आ गया। घबरा मत, घर के सारे लोग छत पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इतना कहकर वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसके शरीर को छत विछत करने लगा। पीड़ा की अधिकता और घबराहट की स्थिति में उसने अपनी बंद होती आंखों से उस आदमी की ओर देखा जो अपने मूंछों पर ताव देता हुआ उसकी ओर उपहास भरी नज़रों से देखकर कमरे से बाहर जा रहा था। पायल एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने कमरे में लोगों की भीड़ देखी। उसकी माँ फूट फूट कर रोए जा रही थी। पायल के मामा और नाना दोनों ही गुस्से और नफरत से बौखलाकर बेसब्री से उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह कुछ बता सके। उसे होश में आता हुआ देखकर उसकी माँ ने उसका सर अपनी गोद में लिया और रोते हुए बोली, तेरे साथ यह गंदी हरकत किसने की है? कौन था वह? मुझे बताओ। तूने उस वक्त शोर मचाकर लोगों को जगाया क्यों नहीं? पायल के कानों में सबकी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वह किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। उसकी माँ, मामा और नाना जी तीनों बार बार उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। पायल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस अधेड़ आदमी का चेहरा घूम गया। उसके साथ ही उसकी कुटिल मुस्कान और लोमड़ी के समान चमकते आंखें घूम गई। उसे याद आया कि उस आदमी ने जाते वक्त उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को उसके बारे में बताया तो उसके साथ उसकी माँ का भी यही हाल होगा। पायल मन ही मन सोच रही थी कि वह आदमी जो कोई भी है इनकी रिश्तेदारी में ही है,
तभी तो इतनी रात को आराम से उसके कमरे में आ गया। वह बुरी तरह डरी हुई थी। नाना जी जब सब परिवार के लोगों को शांत करने पर लगे हुए थे कि घर की इज्जत की बात है, अगर बात बाहर फैल गई तो पूरे परिवार की बदनामी तो होगी, इसके साथ ही इस लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस बारे में अब और कुछ बात नहीं की जाए। पायल की माँ के आंसू तो थम ही नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर इस बात का पता अगर उसके पति को चला तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें अपनी बेटी जान से प्यारी थी। भले ही वह फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन इस घर के सभी लोगों को जान से मार देंगे। इसी तरह पूरा सप्ताह गुजर गया। बात फैल जाने के डर से उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया। घरेलू उपचार करके ही उसे स्वस्थ करने की कोशिश की गई। जब पायल की तबीयत थोड़ी संभली तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि कौन थे वह लोग जिसने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत की। उस घटना की याद आते ही एक बार फिर से पायल की रूह कांप गई। उसने बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कहा कि वह आदमी जो कोई भी था। उसने दादाजी और पापा को गालियां देते हुए कहा कि भले ही 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना बदला ले लिया है। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर माँ मानो 7वें आसमान से गिरी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अपनी बेटी की ओर देखते हुए कब वो चक्कर खाकर लहराते हुए जमीन पर गिर गई, उसे पता भी नहीं चला। अपनी माँ को इस तरह बेहोश होकर गिरता देख पायल घबराकर जोरों से चीख पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के लोग दौड़े चले आ गए। सभी लोग उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे और जब वह होश में आई तो घुटनों में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब बताओगी भी आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुम घबराकर बेहोश हो गई? पायल के नाना जी ने अपनी तेज आवाज में सवाल किया। अपने पिता की बात सुनकर माँ ने अपने आंसुओं के भरी हुई आंखें उठाई और रोती हुई बोली, बरसों पहले हुई एक छोटी सी बात के कारण अपने ही परिवार के लोग इतना बड़ा अनर्थ कर सकते हैं, यह मैं नहीं जानती थी। इतना कहकर उसने अपने पिता और भाई को सारी बात बता दी। यह बात सुनकर घर के सारे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। कुछ लोगों ने इस घटना की निंदा की तो कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन बेचारी पायल, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सारे लोग जा चुके थे। पायल के नाना जी और मामा ने सांत्वना देते हुए कहा कि दिल तो करता है कि अभी मैं उन सबको जाकर गोली मार दूं, लेकिन मैं इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा हूं कि एक छोटी सी बात के कारण इतने सालों के बाद उसने मेरी नातिन के साथ इतना बुरा किया है। अगर इस बात को आगे बढ़ाया तो न जाने क्या होगा। बेहतर यही होगा कि तुम भी धीरे धीरे इस घटना को भूलने की कोशिश करो, क्योंकि इन लोगों ने अपना बदला लेकर अब इस बात को ख़त्म कर दिया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? क्या यह घटना कोई भूलने वाली है? मेरी बच्ची का क्या होगा? और अगर इस बात की खबर मेरे पति को हो गई तो मेरे सारे ससुराल वाले क्या करेंगे? इस बात को मैं भी नहीं बता सकती हूँ। उन सब के साथ साथ आप सबका भी बहुत बुरा हश्र हो जाएगा, माँ ने रोते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी कि जरा दिमाग से काम लो। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आगे होने वाली महाभारत को तो रोक सकते हैं। तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम और इस पूरे खानदान का वास्ता है, सब कुछ अब तेरे हाथों में है कि तुम इस बसे बसाए घर को उजाड़ दोगी या बसाओगी। अपने पिता की बात सुनकर पल भर के लिए वह भी सोच में पड़ गई। वह भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी
कि उसके ससुराल वाले सारी बात जब सुनकर बहुत बड़ा खून खराबा करेंगे। लिहाजा उसने कलेजे पर पत्थर रखकर चुप्पी साधना में ही भलाई समझी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता ने देखा तो समझ गए कि उनकी बेटी हालात की मजबूरी समझ चुकी है, इसीलिए वह अपने पति और ससुराल वालों से कुछ नहीं बताएगी। इधर पायल की समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके कारण इतने बरसों के बाद उससे इस तरह बदला लिया गया। अपनी माँ के शांत होने का इंतजार कर रही थी ताकि उनसे सारी सच्चाई पूछ सके। 2-4 घंटों के बाद जब पायल ने देखा कि उसकी माँ थोड़ी शांत हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा, क्या आप मुझे सारी सच्चाई बताएगी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके बदले की आग में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी माँ ने पल भर उसकी ओर देखा और बोली, अब यह सब बातें जानकर भी क्या करोगी? मैं जानना चाहती हूँ और जानकर रहूँगी, वरना मैं पागल हो जाऊँगी। अगर आप मुझे सारी बात नहीं बताएगी तो मैं खुद या तो आत्महत्या कर लूँगी या पापा से सारी बात बता दूँगी। उसके बाद क्या होगा यह आप अच्छी तरह जानती है। पायल ने अपनी माँ से कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर एक पल के लिए तो वह डर गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सारी सच्चाई बता देना उचित समझा, ताकि हो सकता है कि मामले की गंभीरता को वो अच्छी तरह समझ सके। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और बीते दिनों की यादों में खो गई। उन्हें याद आया वह दिन जिस दिन उसकी शादी थी। बारात आ चुकी थी। काफ़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। एक एक करके सारी रस्में संपन्न हुई और विदाई की घड़ी भी आ गई। इसी बीच एक हंगामा हो गया। हुआ कुछ, इनकी बारात में आए हुए किसी लड़के ने उनकी मौसी की लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। बात बहुत छोटी थी, मजाक में आई गई हो सकती थी, लेकिन उस लड़की ने अपनी बेइज्जती होती देख कर कुछ बड़ा चढ़ाकर सारी घटनाओं को अपने पिता को बता दिया। दोनों पक्षों में भीषण वाद विवाद हो गया। हालांकि उस लड़के ने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन उस लड़की के झूठे बयान से एक बहुत बड़ी महाभारत हो गई। लड़के वाले इस बात से नाराज है कि उन लोगों का बेवजह अपमान हुआ है। उस लड़की के पिता अपनी बेटी के अपमान के कारण सभी के साथ मारपीट करने पर आमादा थे। वे लोग बार बार चीख चीख कर कह रहे थे कि आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की। इसका नतीजा यह हुआ कि वर पक्ष वालों ने शादी तोड़ देने की धमकी दी, लेकिन फिर उन्होंने समाज वालों के बहुत समझाने बुझाने के बाद इस शर्त के साथ विदाई करवाई कि आज के बाद इस लड़की का अपने मायके से कोई संबंध नहीं होगा। और उस दिन के बाद से सचमुच पायल की माँ को कभी मायके नहीं आने दिया गया। आज उनकी माँ की मृत्यु के कारण आना पड़ा और इतना बड़ा हादसा हो गया। जिन लोगों ने पायल के साथ दरिंदगी की थी वे लोग पायल के नाना के दूर के रिश्तेदार के भाई लगते थे। उन्होंने और उनके दोनों बेटों ने अपनी बहन के अपमान का बदला उनकी बेटी को बेआबरू करके लिया। पायल हैरान थी कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। शाम होते ही उसके मन में इस बात का डर होने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिंदे फिर से आ जाए। वो जल्द से जल्द अपने घर लौट जाना चाहती थी। उसके मामा और नाना ने भी यही उचित समझा और उन दोनों को अच्छी तरह समझा बुझाकर उनके वापस लौटने की तैयारी करवाई। इस घटना को 12 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 12 दिनों में पायल ने अपने कमरे के बाहर पैर तक ही नहीं रखा था। उसे किसी के सामने आते हुए घबराहट महसूस होती थी। उसके नाना जी ने उनके लिए एक पर्सनल गाड़ी बुक करा दी थी जो उन्हें घर तक छोड़कर आती। जैसे ही पायल अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठने को आगे बढ़ी, उसे सड़क के बाहर वही अधेड़
बूढ़ा मूंछों को परताव देता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी ओर 2 लड़के भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। यह देखकर उसके हाथ पांव फूल गए और उसके होशो हवास गुम हो गए। उसका सर चकराया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। पायल के नाना जी उन दोनों को देखते ही सब समझ जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपना गुस्सा पीकर पायल को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वह थोड़ा होश में आती है, उसे गाड़ी में बैठाकर अपने बेटे को भी साथ कर देते हैं और पूरी हिफाजत के साथ उसे घर छोड़ने को कहते हैं। पायल की माँ ने भी एक नज़र अपने दूर के रिश्ते के मौसा और भाइयों पर डाली और घृणा से उनकी ओर देखते हुए जमीन पर थूक दिया। उसने अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछा और वह भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और अब जल्द से जल्द इस जगह से दूर चली जाना चाहती थी। उसे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वह इतने बरसों के बाद वह अपनी माँ की मौत पर मायके आई, लेकिन अपनी बेटी की बर्बादी की वजह भी बन गई। अब घर जाकर वह कैसे इस बात को छुपाएगी? इस बात को सोच सोचकर उसका बुरा हाल था। उसका भाई उसके मन की बात अच्छी तरह समझ रहा था। उसने अपनी बहन से कहा, देखो दीदी, अब जो होना था वह हो गया, लेकिन 2 परिवारों में खूनी जंग ना हो, इसीलिए किसी भी तरह इस बात को जीजा जी की नज़रों से छुपाना होगा। और पायल बिटिया, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। अपने पापा से यह बात भूलकर भी मत बताना, वरना वह तुम्हारी माँ को तो जान से मार ही देंगे। इसके साथ साथ वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस खूनी जंग में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपने मामा की बात सुनकर पायल भी बुरी तरह डर गई। वह अपने पापा का गुस्सा अच्छी तरह जानती थी। वह समझ गई कि मामा सही कह रहे हैं। उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में सुनकर उसके पापा सबसे पहले तो माँ को ही जान से मार देंगे, उसके बाद उसके ननिहाल वालों को। लेकिन इन सब से होगा क्या? उन्हें सजा हो जाएगी और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नहीं नहीं, वो वैसा बिल्कुल नहीं होने देगी। ऐसा सोचते सोचते मैं पसीने पसीने हो गई। इधर अपनी बेटी और नातिन को विदा करने के बाद पायल के नाना अपने चचेरे भाई के पास जाते हैं और बड़ी नफरत के साथ देखते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम इंसान हो। बरसों पहले हुए एक छोटी सी गलतफहमी के कारण तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें जरा सी शर्म भी नहीं आई अपनी इस गंदी हरकत पर? आखिर मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपने भाई की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बस बस बहुत हो गया। उस वक्त जब मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की गई थी तो कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? और उस पर आपने अपने ही समधी और बारातियों का साथ भी दिया था। बड़े इज्जतदार और नाक वाले बनते थे ना। इतने बरसों के बाद ही सही मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया। और हाँ, उस घटना के बाद जैसे मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था, वैसे ही अब तुम भी अपने कलेजे पर पत्थर रख कर जियो, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। तुम्हारी बेटी के साथ सिर्फ मजाक किया गया था, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला गया था। अगर किसी ने ऐसी हरकत की होती तो मैं अपनी बेटी की शादी उस परिवार में ही नहीं करता। लेकिन पूरे गांव वालों को यह बात मालूम है कि तुम्हारी बेटी कितना झूठ बोलती थी। उसके एक झूठ ने यह सारी गलतफहमी पैदा कर दी थी और तुमने उसकी बात सच मानकर मन ही मन दुश्मनी पालते रहे। तुम्हारी इस बात के लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पायल के नाना ने अपने भाई से कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे वो मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। पायल के मामा ने अपनी बहन और भांजी को घर पर छोड़ा और उल्टे पांव वापस लौट गया। वो वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बातों ही बातों में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे सच्चाई बाहर निकल जाए। इसलिए उसने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा। अपनी बेटी को इस तरह उदास और मुरझाया हुआ देखकर
उसके पापा थोड़ा घबरा गए। उन्होंने पायल से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी बीमार और कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। एक बार तो पायल के मन में आया कि वह दौड़कर जाए और अपने पापा के सीने से लिपटकर उन्हें सारी बात बता दे। लेकिन अगले ही पल उसे अपने मामा की बात याद आ गई और वह एक ठंडी सांस लेते हुए खामोश रह गई। तभी उसकी माँ ने बात संभालते हुए कहा, हाँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भीड़ भाड़ की वजह से इसे बहुत तेज बुखार आ गया था, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हमारी बिटिया अपने घर आ गई। अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके गालों को थपथपा दिया। लेकिन ना जाने क्यों आज उसे अपने पापा के प्यार भरे स्पर्श से ही डर लग रहा था। उसकी आंखों के आगे उस रात की घटना कौंध गई और वह घबरा कर पीछे हट गई। पायल को अपने घर आए भी काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाली वह चंचल लड़की अब कहीं खो चुकी थी। अब वो हर वक्त अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती। इसी बीच उसके शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे और उसके पापा ने राज सिंघानिया के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। राज और उसके परिवार वालों को भी पायल एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए दोनों पक्षों की रजामंदी से यह शादी तय हो गई और फिर देखते ही देखते पायल राज के साथ शादी के बंधन में बंध गए। जहां एक और बेटी की शादी और विदाई के बाद पायल के पिता बहुत दुखी थे, वहीं दूसरी ओर उसकी मां के दिल पर पड़ा हुआ बोझ हट चुका था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि पायल ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई थी और उसकी शादी भी एक अच्छे और बड़े घराने में हो गई थी। उधर पायल के ससुराल में उसका दिल खोलकर स्वागत हुआ। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। राज भी मन ही मन बहुत खुश था। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, पायल बिल्कुल वैसी ही थी। सारे रस्मों रिवाज के पूरे होने पर राज को उसके रिश्ते की भाभी ने उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, जहां पायल उसका इंतजार कर रही थी। पायल के लिए भी आज उसकी ज़िंदगी की अहम रात थी। यहीं से उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होनी थी। तभी कमरे में आहट हुई और वह अपने आप में और सिमट गई। घूंघट की ओर से ही उसने देखा कि राज कमरे में आ चुका था, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। राज ने पास आकर उसका घूंघट उठाया और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। इतना कहकर उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया और बड़े प्यार से चूम लिया। लेकिन ये क्या, राज ने देखा पायल पसीने पसीने हो गई थी। घबराहट से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं नहीं चिल्लाई और अचानक उसने राज को एक जोर का धक्का दिया और बिस्तर से उतरकर नीचे आ गई। राज उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद यह डर गई है, इसीलिए उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पति पत्नी हैं, आओ मेरे पास। लेकिन पायल पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कमरे के कोने में खड़ी डर के मारे थर थर कांपती रही। आगे क्या होगा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें
और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले भाग में।